हाँ जी। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? क्या हालचाल? कल हम लोग मास स्पेक्ट्रो पढ़ रहे थे, है ना? और मास का कल लास्ट लेक्चर था। एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था। और उसके केस में आपको बताना था कि बेस पीक कितने पे आएगी। कितने लोगों ने कर लिया वो क्वेश्चन सॉल्व? होमवर्क किया आप लोगों ने? देखा कैसे होगा? कल वाला लेक्चर समझ आ गया था आपको? कुछ क्वेश्चंस किया आपने उसके बेसिस पे? पहले ना हमको डीपीपी तो पहले ही मिल चुकी मास की। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि जब आपने कल वो पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद में वो क्वेश्चंस आप जाके सॉल्व करो। आपसे हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व? देखे थे कुछ लोगों ने? चेक किया है? बताओ भाई। क्वेश्चंस हो रहे हैं? आपने चेक किया? देखो, मास का वो क्वेश्चन एक बार मैं लेती हूँ, है ना? वो क्वेश्चन क्या था, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखना एक बार। हम लोगों ने ना क्वेश्चन कुछ ऐसे देखा था। आज मैंने सरफेस स्टार्ट करना है ऑल दो, लेकिन पहले उस होमवर्क क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। देखो, मैंने आपसे ऐसे बोला था कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, लेट से कि आपके पास में बेंजीन है, ठीक है? इसके केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसके केस में बेस पीक कितने पे आएगी, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं 77। अच्छा, है ना? इसकी बेस पीक आपको बतानी थी कि बेस पीक कितने पे मिलेगी। क्या बताओगे? 77 तो कैसे, है ना? चलो, कैसे का तो मैं आंसर दूंगी। आपने एक का आंसर है 77, ऋषु का आंसर आ रहा है। बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? कौन सी दुनिया में हो? दूसरे चैप्टर्स करने में लगे हो, ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ आ गया लेकिन बाद में करेंगे, क्या चल रहा है? कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है? सॉल्व किया था क्या आपने? कोशिश करी थी थोड़ी? बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो। कुछ भी बोलो, बोलो तो सही। देखो, मैं सॉल्व करती हूँ। आप बताना आपने ऐसे ही सोचा क्या। जैसे क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि ये आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डन। अब अगर पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन का, है ना? फर्स्ट स्टेप इज ऑफ आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन के लिए या तो नॉन बॉन्डिंग हो, या पाई बॉन्डेड हो, या फिर सिग्मा बॉन्डेड हो। तो मेरे पास नॉन बॉन्डिंग है नहीं, सिग्मा है लेकिन वो बाद में है। पहले कौन सा है? पाई है। तो मैं पाई से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, एक इलेक्ट्रॉन मुझे आउट करना है, ठीक है? तो देखना मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। तो बोला हमारे पास में पाई बॉन्ड ये भी प्रेजेंट है, और बेस्ट है कि मैं इसको इस तरीके से बना लूं ताकि आपको ये दिखे। देखो, मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, ऐसे, है ना? तो आपको दिखेगा ये रहा पाई बॉन्ड। और वहीं से हम ब्रेक कर रहे हैं कि या तो रेडिकल यहाँ केटायन यहाँ, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है, आप बताना, कि केटायन यहाँ रेडिकल यहाँ, और ये आपका CH2 CH3, ये आपका CH2 CH3। डन। दोनों ही तो पॉसिबल है कि रेडिकल ऊपर और ये नीचे, और या फिर केटायन ऊपर और रेडिकल नीचे। दो CH2 थे, कोई बात नहीं, है ना? मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बेस पिक तो सेम पे ही आएगी, ठीक है? वो कैसे, वो बताती हूँ अभी, है ना? आपको रीजन बताती हूँ। भले ही मैंने यहाँ पे दो ही CH2 लिखा, आप बोल रहे हो दो CH2 थे, बात फिर भी एक ही रहेगी। देखना कैसे। मान लो यही सवाल है, अब क्या होगा? आप बोल रहे 77 पे आएगा, है ना? काम तो ऐसे ही होगा। पाई से हमने एक इलेक्ट्रॉन आउट कर लिया, ये बनेगा या तो रेडिकल या केटाइन। अब रेस्पेक्टिव देखो, चेक करना एक बार। अगर ये रेडिकल है तो ये अल्फा है, ये केटाइन है तो ये अल्फा है, डन। अल्फा का बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर रेडिकल यहां बोल रहे हो तो ये होमोलेटिकली ब्रेक होगा। अगर यहाँ केटाइन बोल रहे हो तो ये हेट्रोलेटिकली क्लेव होगा। समझते हो ना? तो अगर यहाँ पे रेडिकल है तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। देखो, यहाँ रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना? और यहाँ केटायन, और एक CH3 रेडिकल आउट होगा। सही बोला कि वहां तो बॉन्ड बन जाएगा रेडिकल रेडिकल का, और CH3 रेडिकल बन के आउट हो जाएगा। अब इसका केस समझते हैं। अगर यहाँ केटायन है तो ये होमो हेट्रो सॉरी ब्रेक होगा। हेट्रो होगा तो यहाँ एनायन आएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इट मीन्स कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये रेडिकल और एक CH3 केटायन आउट होगा। अब आपको पता है कि रेडिकल तो डिटेक्ट नहीं होता, केटायन ही होता है। इट मीन्स मैम इसके लिए तो कोई पीक हमें मिलने नहीं वाली, इसके लिए भी कोई पीक मिलने नहीं वाली। इसके लिए मिलेगी या इस केटायन के लिए मिलेगी? बताओ कौन सा केटायन या कौन सा फ्रेगमेंटेशन प्रेफरेबल है, कौन सा बेटर दिख रहा है आपको? मुझे रेडिकल ऊपर केटायन नीचे बनाना चाहिए या ये सेकंड वाला? समझ गए ना क्यों? क्योंकि बनने वाला केटायन एक जगह वो है, बनने वाला केटायन एक जगह ये है। अब आप बता दो कौन सा फेवरेबल है, वैसा ही काम कर लेंगे। जल्दी बोलो भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आज धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग, क्या बात है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन सा केटायन आपको दिख रहा है मोर फेवरेबल?
ये CH3 केटायन या फिर एक वो वाला केटायन, क्योंकि रेडिकल तो डिटेक्ट होगा ही नहीं, केटायन ही होगा। उसी के बिहाफ पे हम चूज कर रहे हैं कि कौन सा फ्रेगमेंटेशन हम लोग करने वाले हैं। बताओ किस तरफ में जाऊं, फर्स्ट पे या सेकंड पे? फर्स्ट पे जाऊं कि सेकंड पे जाऊं? फर्स्ट पे, ऑब्वियसली फर्स्ट पे, क्योंकि बनने वाला केटायन कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और यहाँ पे एज सच कोई फैक्टर है ही नहीं, तो बोलूंगी ये वाला तो मेरा लेस फेवरेबल है ना, लेस फेवरेबल, और ये वाला मेरा, ये वाला फ्रेगमेंटेशन मोर फेवरेबल है, क्योंकि बनने वाला केटायन आप समझ पा रहे हो ना, ज्यादा सही दिख रहा है। डन, तो ये मोर फेवरेबल है, जिसका मतलब हुआ कि मुझे इधर नहीं वैसे जाना है। इट मीन्स आप समझ गए कि मुझे क्या करना है, यहाँ रेडिकल, यहाँ केटायन बनाना है और यहाँ CH2 CH3 है, इसको होमो ब्रेक करना है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा बनता दिखेगा तो हमें सही लगेगा, है ना, और ये CH3 रेडिकल आउट हो जाएगा। डन। अब मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे तो एक और रीजन है, देखो क्या है, एक कॉन्जुगेशन है। अगर ये ऐसे आ जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, बताओ? ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये CH2 केटायन, ये केटायन डिटेक्ट हो जाएगा, ये काफी स्टेबल है। हम तो वहां तक जाते हैं ना जहां तक स्टेबिलिटी मैक्सिमम दिखे, तो बोला हम इसको और आगे बस एक ऐसे, और ये काम मैंने कल 3-4 बारी किया है, तो इधर लाके हम लोगों ने इसको ऐसा बेटर शो कर दिया कि ये परफेक्ट केटायन है, इसके लिए मिलेगी हम लोगों को बेस पीक, है ना, इसके लिए मिलेगी बेस पीक। अब आप इसका M/Z कैलकुलेट करो। अब सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने यहाँ CH2 CH3 दो लिख दिए थे, ठीक है, तो लेट से कि मैं दो क्यों ना लिख दूं, अगर दो भी होंगे आप बताओ मुझे, CH2 CH3 लो, ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है, तो भी काम तो यही होगा। डन। अगर यहाँ CH2 CH3 क्यों ना कर दूं, निकलने वाला तो रेडिकल यही निकलेगा जो कि काम का ही नहीं है, नहीं समझे? मतलब बेस पीक तो फिर भी वही आएगी ना भाई, सीधी बात है कि इथाइल रेडिकल आउट हो जाएगा। अगर एक और CH2 CH3 है तो इस बारी कौन आउट होगा, CH2 CH3 रेडिकल बचेगा तो स्टिल वही, और बेस पीक तो स्टिल उसी पे ही आएगी, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैंने दो कार्बन बनाए थे कि एक। समझे क्या कि बेस पीक तो एग्जैक्टली आएगी इसकी, फिर भी समझ गए आप, मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बेस पीक फिक्स्ड हो गई, आगे कितनी चेन क्यों ना हो, वो चेन तो रेडिकल बन के निकलेगी, आएगा तो इसी का ही ना बेस पीक। इट मीन्स मैम फिर ये तो मैं लर्न भी कर सकता हूँ, रटना है ही नहीं ना, दो स्टेप अपने आप कर लो, समझ में आ जाएगा। दो स्टेप जैसे आगे बढ़ाए पता चला अच्छा बेस पीक तो इसी की आनी है, इसका M/Z चेक किया, इसका करना एक बार M/Z, तो ये कुछ आपको 91 मिलेगा शायद, है ना, इसका 12 और 2 ऐड करने हैं ना, 78। डन। आप ऐड करके देखना, इसका आपको M/Z शायद 91 ही मिलेगा, ठीक है, इतना मिलेगा, तो हमें लगा हाँ इसकी बेस पीक आ रही है 91 पे। ऑप्शन पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फॉर दिस CH2 CH3 for this molecule base peak appears at M/Z equals to 91, खुद नहीं बता दिए, है ना, the molecule, the ऐसे लिखेंगे the cation for the base peak the correct structure of cation for the base peak is, ये है सवाल, समझो। आपको बोला कि ये मॉलिक्यूल है जिसकी बेस पीक 91 पे आ रही है, डन, आ रही है, हमने भी चेक कर लिया आ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं जिसकी बेस पीक आ रही है उस केटायन का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है ना। अब आप देखो पहला ऑप्शन, क्योंकि केटायन से ही आती है पीक, तो पहला स्ट्रक्चर क्या वो केटायन ये वाला है, ठीक है। नंबर 2 क्या वो केटायन ये वाला है, ठीक है। नंबर 3 क्या वो केटायन ये वाला है, ठीक है। और नंबर 4 कि क्या वो केटायन ये वाला है। ये आपको ऑप्शंस दे दिए, आप एक बार के लिए ना उसका M/Z चेक करना कितना आ रहा है, उसका भी 91 ही आएगा, है ना। रीजन इसकी 6 कार्बन एक एक्स्ट्रा और 2 हाइड्रोजन, 70 कितना 91, डन। 6 और कितने हो गए, 7 कार्बन, राइट, उसमें भी तो 7 ही है। हाइड्रोजन की बारी सेम ही है भाई, ये जो कार्बन है इस पे 3 वैलेंसी है, वहां पे भी तो है 2 हाइड्रोजन, बाकी बात तो सेम ही है। इट मीन्स अगर किसी को फ्रेगमेंटेशन नहीं पता और वो सिर्फ M/Z 91 से चेक कर रहा है तो वो ये तो पहुंच जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है, कहाँ है इसका M/Z 91, इसका भी नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जब आप चेक कर रहे हो कौन सा केटायन करेक्ट है, आपको लगेगा ये, हमने भी पीछे किया है सॉल्व, ये आ रहा है, डन।
करेक्ट आंसर इज सी, बट आपको बताऊं करेक्ट आंसर इज बी। ये सी, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड। करेक्ट आंसर ये है, ना कि ये, है ना, गड़बड़ हो गई। इट मीन्स जो हमने पीछे किया सही तो था, सब कुछ परफेक्ट था, नहीं समझे। यहाँ देखो, हमने सब कुछ सॉल्व किया, यहाँ पे आए हम, ये मॉलिक्यूलर आयन बनाया, होमोलिटिकली तोड़ा, ऐसे किया, इधर शिफ्ट किया, ये सही था, M/Z 91 आ रहा है, परफेक्ट तो है, यही होना चाहिए आंसर। बट जब आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज है ये, कि करेक्ट ये नहीं है, करेक्ट वो है ना। ये दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन थिंग कि इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर आता है जिससे बेस पीक मिल रही है वो एक्चुअली ये वाला है, ना कि ये। समझे। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे देखो, मैं आपको इसका रीजन समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, हम कहाँ पे एंड कर रहे थे, हम एंड कर रहे थे यहाँ, देखो हम यहाँ पे एंड कर रहे थे ना, करेक्ट है। हमको लगा यही है जिसकी बेस पीक आएगी M/Z 91, क्योंकि ये स्टेबल कैटायन है, परफेक्ट है। लेकिन पता है क्या देखा गया, जो एक्सपेरिमेंटली चीज देखी गई कि M/Z 91 तो आता है, लेकिन स्ट्रक्चर ये नहीं है। स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसको आगे बोलते हैं कि ये और आगे जाएगा। क्यों जाएगा देखना, यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और आप चाहो या ऐसे समझ लो, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हेट्रो तोड़ो, डन। हेट्रो तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट है, और इस नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, डन। तब समझना, देखो क्या हुआ, इधर ऐसे, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, डन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक काम करो ना, इसके डबल बॉन्ड्स को इस तरीके से बना लो, आसानी होगी, है ना। तो बोला अब एक काम करते हैं, इसके भी डबल बॉन्ड्स को मैं ऐसे बना लेती हूँ। रीजन इसकी थोड़ा आसान दिखता है ना, बनाना भी आसान होता है। इधर इधर ये जो सिंगल बॉन्ड था ना, इसको ऐसे ब्रेक किया, हेट्रो, नेगेटिव चार्ज आया, इधर शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह गया, समझ पा रहे हो, ये इधर और ये ऐसे। अब आप देखो एक बार ये क्या है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, देखना एक बार क्या हुआ, ये रिंग का पार्ट बन गया, ये रिंग में जुड़ गया है, ये वाला जैसे मैंने बॉन्ड ब्रेक किया रिंग में जुड़ गया, ट्रोपोलियम कैटायन जैसा ही हो गया ना ये। इट मीन्स मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, इसको नंबरिंग कर देते ना, बेस्ट होगा। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ऐसे दिख रहा है कि ये 7 मेंबर्ड एक रिंग बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक sp3 एटम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकंड वाला है, सेकंड और थर्ड के बीच में बॉन्ड है, और 1 और 7 के बीच में सब सही है, बस ऐसे है, डन। सही चल रहा है, देखना एक बार क्या कर रही हूँ मैं, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बना दिए, डन। देखा कि भाई ये अच्छा खासा स्टेबल नहीं दिख रहा, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ भेज दो, और पॉजिटिव चार्ज को इधर ले लो। देखो इसको कैसे बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया, कैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता, वही चीज करिए। जैसे इसको इधर शिफ्ट करोगे, कैटायन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ऐसा दिखेगा, डन है। यहाँ तक सब सही है। अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि इसको आप इधर शिफ्ट करो, रीअरेंजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। आफ्टर रीअरेंजमेंट ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा इधर, ठीक है, कैटायन आ गया इधर, ये इधर है और ये इधर है, डन। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट में, बात तो वही है, खैर कोई अंतर नहीं है, बस समझने के लिए करा है ऐसा, कि अब ना आप एक यहाँ से आउट करो, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, 2 बॉन्ड ब्रेक करो, और ये इधर। समझना क्या होगा, यहाँ से एक HC ट्रिपल बॉन्ड CH बाहर हो जाएगा। कैसे बाहर हुआ, ये कार्बन कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करके ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड रिंग दिखेगी, ऐसे ऐसे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड दिखेगा। अब ये अजीब सा नहीं लग रहा, इसको सही से बना देती हूँ, तो बोलना अब ये ऐसा दिखेगा, ऐसे, ये ऐसे ब्रेक हो जाए, डन है। इट मीन्स आपका जो करेक्ट स्ट्रक्चर था कि बेस पीक किसकी मिलेगी, 91 पे मिलेगी, लेकिन पहले ये जो आप सोच पा रहे थे ना, ये रीअरेंज होके ट्रोपोलियम कैटायन बनेगा, कहाँ गया, ऐसा। तो बेस पीक इसकी मिल रही है हमें, बात तो वही है, 91 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर ये है, बेस पीक स्टिल M/Z 91 पे ही मिल रही है, कुछ अलग नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात, कि उसका M/Z भी 91 है, इसका M/Z भी 91 है, लेकिन ये वाला कैटायन उससे स्टेबल है, एरोमेटिसिटी कंप्लीट आ गई ना एकदम। समझ पा रहे हो, उस कैटायन की वजह से वो कैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये भी स्टेबल था रेजोनेंस से, बट इससे भी स्टेबल हम उसे बता रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पहले रीअरेंजमेंट होके ये चीज यहाँ पहुंच रही है, आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो M/Z 91 है, तो इसका भी M/Z 91 ही है। M/Z तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है,
तो आप कहना m by z बेस पीक तो 91 पे मिलेगी, बट करेक्ट स्ट्रक्चर विल बी दैट स्ट्रक्चर, ना कि ये। समझे? करेक्ट ये नहीं है, करेक्ट वो है, थोड़ा सा रीअरेंज हुआ ये, है ना। इस एक कार्बन जो सर पे था उसको रिंग में ले लिया, रीअरेंज करके आप ऐसे पहुंच गए, डन है। फिर ये आगे और फर्दर फ्रेगमेंट टूटता है, ये आप सीखो तो सीखो, नहीं तो बेस पीक तो सीख गए कि 91 पे आएगा, डन। हम क्या बोलते हैं, फर्दर ये और टूटता है और यहां तक पहुंचता है, और ये भी एक स्टेबल केटायन है जिसकी पीक 65 पे मिलती है। इट मीन्स m by z 65 पे मिलेगा। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं ये कह सकती हूँ, देखो आ जाओ, अब मैं ये कह सकती हूँ कि कभी भी मेरे पास में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगी, समझना ध्यान से, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द कि कौन कितनी रिंग है। देखो इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन, यहाँ पे कितनी चेन है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, जो मेरे को पहला आफ्टर फ्रेगमेंटेशन जो बेस पीक मिलेगी वो इस केटायन की मिलेगी, ट्रोपोलियम केटायन जिसका बोलते हो, इसकी मिलेगी, जिसका m by z 91 है। ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, जो आप ये बना के आए हो, ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, समझ गए। तो एग्जैक्ट अगर स्ट्रक्चर पे बात हो गई कि अगर किसी ने m by z पूछ लिया तो आंसर सही आएगा 91, बट स्ट्रक्चर पूछ लिया तो आंसर गलत हो सकता है। दिस इज नॉट करेक्ट, दैट स्ट्रक्चर इज परफेक्टली करेक्ट स्ट्रक्चर विच इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। आप तो यहाँ पे भी रुक सकते थे, बट एक्सपेरिमेंटली बात आ गई तो फैक्ट वाली बात आ गई कि वो बनता है, डन। तो बोला उसका मिलता है हमें बेस पीक। फिर फर्दर वो और फ्रेगमेंटेशन शो करता है, डन है, वो बात की बात है। और एक केटायन बचता है हमारे पास में, ये वाला विच इज स्टेबल केटायन जिसका m by z 65 आता है। तो कहने का मतलब है आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हो तो एक तो इस मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, सुनना, एक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, उसकी पीक आएगी। आप इसका कैलकुलेट कर लो कितना है मॉलिक्यूलर आयन। तो अभी के लिए मेरा मॉलिक्यूल ये लिया था, जोड़ लो कितना हो रहा है। एक तो m by z वो वाला होगा, समझ गए, एक बेस पीक वाला होगा 91 और एक 65 वाला होगा वो वाला, डन। ऐसे ये देख लो, ये है बेस पीक, ये है बेस पीक, ये है फर्दर जो फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं उनकी पीक, फर्दर फ्रेगमेंट्स की पीक, डन। और ये है m by z, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप जोड़ लेना। ये आ रहा है आपका मॉलिक्यूलर आयन की पीक, समझ गए ऐसे। क्योंकि कभी भी मास का डेटा आता है ना तो 2-3 आते हैं कि दिस इस पे पीक मिल रही है, कॉमा इस पे मिल रही है, कॉमा इस पे मिल रही है, तो वो कॉमास का मतलब है कि और फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, होते रहे। हमें तो ये बताना होता है अक्सर कि स्टेबल केटायन कौन सा है, बेस पीक किसकी है, वो m by z 91 पे है, और स्ट्रक्चर कौन सा है, ये समझ गए। नेगेटिव चार्ज भी बनेगा जब 5 मेंबर रिंग बनेगी, नहीं क्यों नहीं बनेगा बताती हूँ, इधर आओ, यहाँ आओ। मैंने क्या किया, जब 5 मेंबर रिंग बनाया तो क्या किया, क्या करा है, एक ये बॉन्ड था, एक ये बॉन्ड था, ब्रेक किया है, समझना देखो कैसे, इस तरीके से ब्रेक किया कि इसको ब्रेक करके यहां से बॉन्डिंग बना ली। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो केटायन एनायन में करूंगी ना, तो यहाँ जो एनायन आ रहा है वो तो उधर ही चला गया ना बॉन्ड बनाने। मैंने 2 बॉन्ड ब्रेक किए हैं, आप समझो एक बार, 2 बॉन्ड ब्रेक किए हैं, एक इसे एक इसे, तो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एल्काइन आउट हो गया, डन। और ये यहाँ से कनेक्ट हो गई तो कैटायन स्टिल वही है, समझे ऐसे। देखना एक बार इसे समझ जाओ, डन है क्या, सभी लोगों को समझ में आया। इट मीन्स कभी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है तो मामला ऐसा मिलेगा। अब बस ये m by z अलग आएगा, अगर 3 कार्बन कर दिए तो मॉलिक्यूलर आयन पीक किसी और पे मिलेगी, टोटल मास ऐड करके बता देंगे, समझ गए ना, सभी को ओवर है। चलें क्या आगे, बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है भी, डन कर लोगे। बोलो भाई डन है। अब हम सरफेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप रेडी हैं तो मैं आगे चलती हूँ, बताओ। 156 है, हाँ तो ठीक है, एक तो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी 156 वाली, एक बेस पीक होगी 91 वाली, और एक 65 वाला होगा, डन। ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है, क्योंकि वो तो रेडिकल बन के हट ही जाएंगे, समझ गए। चलें आगे, सभी को क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस को, तो आप हेडिंग डालिएगा आप सरफेस केमिस्ट्री। देखो सरफेस में क्या क्या पढ़ना है हमें। सरफेस में कुछ आइसोथर्म्स है, कुछ बेसिक बातें हैं, जल्दी जल्दी ओवर करते हैं। देखो हेडिंग डालिएगा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, कभी क्वेश्चन आता है तो आसान ही आता है। देखो
सरफेस केमिस्ट्री कैसे करना है? सरफेस केमिस्ट्री आपने बचपन से पढ़ा है, बीएससी से पढ़ा है ना, एमएससी में भी आया है, हर जगह आया है। ये आपकी दो तरीके की बातें करता है, या तो एब्जॉर्प्शन की या फिर एडजॉर्प्शन की। समझाती हूँ, देखो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, या तो होता है आपके पास में एब्जॉर्प्शन, या आपके पास में होता है एडजॉर्प्शन, है ना। ये आपने बचपन से पढ़ा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि बल्क फिनोमिना, कि जो भी चीज आई वो एब्जॉर्ब हो गई। जैसे चौक लेते हैं हम लोग, है ना, वाटर में चौक को डिप कर दो, तो आप उसको तोड़ोगे तो वो अंदर से भी शायद गीला ही होता है ना, तो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर। तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन का मतलब है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, बल्क फिनोमिना, डन। और एडजॉर्प्शन जिसे आप बोलते हो, एडजॉर्प्शन, इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। ए डी वाली चीज होती है सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना इसका मतलब है कि सिर्फ सरफेस पे बात रहती है, डन। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट आते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो आप सिर्फ सरफेस पे बात कर रहे हो, मान लो कि ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, और गैस मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे सरफेस पे, ओनली सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं, डन। तो आफ्टर एड्जॉर्प्शन सरफेस पे एक लेयर बन जाएगी, करेक्ट है। अब कुछ डाउट चलते हैं लोगों के कि इसमें ना हम किसी को तो ऐसे बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, किसी को बोलते हैं एड्जॉर्बेट। ये दोनों बहुत अजीब सी चीजें हैं। फिजिकल है ना, हाँ हाँ फिजिकल का चैप्टर है। कितने मार्क्स का आता है सर नेट सरफेस केमिस्ट्री में? कभी 4 मार्क्स का आता है, मतलब एक क्वेश्चन सरफेस का वहां मिल गया, एक यहाँ मिल गया। अब मान लो मैक्सिमम 6 से 8 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है, 6 to 8 मैक्सिमम, मिनिमम 4, ठीक है। कि कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ गया सिर्फ पार्ट सी में, तो 4 मार्क्स हो गए सीधे। कभी उधर एक और इधर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो 4 और 2 6 मार्क्स हो गए। इसलिए मैक्सिमम 8, मिनिमम 4, ठीक है। अब सुनो, देखो सरफेस के लिए, हाँ मैं क्या बता रही थी कि दो शब्द होते हैं, एक तो होता है आपके पास में एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट, और जिस पे ये एड्जॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट। आपको कोई डाउट नहीं रखना ना, तो मैं तो इसको पर्सनली ऐसे याद रखती हूँ, जो आके बैठ रहा है ना उसको हम बोल रहे हैं एड्जॉर्बेट, और जिस पे बैठ रहा है, जिस पे ये एड्जॉर्ब हो रहा है, वो है एड्जॉर्बेंट। तो मैं अब पर्सनली ऐसे ध्यान रखती हूँ, वरना किसी को भी यूजुअल डाउट आ सकता है। तो एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट ये दो शब्द हैं। जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेट, जिस पे हो रहा है वो एड्जॉर्बेंट। जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता क्या, वैसे दो टर्म्स हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, डन। बढ़ते हैं आगे। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को एड्जॉर्प्शन पे ही कुछ बातें करनी है, कभी एब्जॉर्प्शन आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, इसके लिए आप लिख सकते हो कि ये बल्क फिनोमिना है ना, ये बल्क फिनोमिना है, डन। बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, एड्जॉर्प्शन की जहां बात आई ना, तो एड्जॉर्प्शन हम बोलते हैं दो टाइप का होता है। एड्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, तो यहाँ आप लिखना एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, और लिखना कि एड्जॉर्प्शन दो टाइप का है, या तो फिजिजॉर्प्शन फर्स्ट आता है, या तो फिजिजॉर्प्शन, ठीक है, सेकंड आता है, या फिर केमिजॉर्प्शन, सेकंड आता है केमिजॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन दो टाइप का है, फिजिजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन क्या है, केमिजॉर्प्शन क्या है? हम बोलते हैं अगर आपके पास में लेट से कोई सॉलिड है, और यहाँ पे मान लो कि कोई सॉलिड है और कोई गैस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, मान लो कि गैस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो करेक्ट है, इसमें भी यही हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हो। अब बात आती है जो एड्जॉर्प्शन हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है, क्या इनमें कोई इंट्रैक्शंस हैं या फिर केमिकल बॉन्ड्स हैं? समझ पा रहे हो कि जैसे सिर्फ अट्रैक्शन था, एक वीक अट्रैक्शन, जिससे आके वो एड्जॉर्ब हो गए, सरफेस पे बैठे हुए हैं, डन। या फिर वो सरफेस पे बैठे हुए हैं और बॉन्डिंग हो रखी है, क्या सिनेरियो है? तो हमने कहा दो ही बातें हो सकती है, या तो केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हो बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, या फिर कोई वीक इंट्रैक्शन हो। बोला दोनों पॉसिबल है, और उसीलिए हम कहते हैं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। दैट इज यहाँ पे एड्जॉर्ब होने वाले मॉलिक्यूल्स, दैट इज एड्जॉर्बेट, यहाँ पे हम लोग कहते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, इनमें आपस में, एक सेकेंड, जो एड्जॉर्बेंट है इनमें आपस में वीक इंट्रैक्शंस रहते हैं, सिर्फ वीक, वंदवाल इंट्रैक्शंस कहते हैं हम लोग। वीक इंट्रैक्शंस लिख के आप लोग लिख सकते हो कि वंदवाल फोर्सेस रहते हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ वीक इंट्रैक्शंस, दैट इज वंदवाल फोर्सेस रहते हैं, वंदवाल फोर्सेस रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एड्जॉर्ब हो रहे मॉलिक्यूल उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग रहती है, यहाँ पे बॉन्ड्स बने रहते हैं प्रॉपर, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे
केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। आप बताओ कौन ज्यादा टाइटली बाउंडेड होगा, ये वाले कि वो वाले, केमिजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन, कौन ज्यादा टाइटली बाउंडेड है, क्या बोलोगे? बताओ भाई, कौन ज्यादा टाइटली बाउंडेड है, फिजिजॉर्प्शन या आपका ये केमिजॉर्प्शन? सीधी बात है कि जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है वो ज्यादा बाउंडेड है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे ना डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन काफी हाई होता है। डेल्टा ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की हीट काफी हाई रहती है इस प्रोसेस में, ठीक है। और कितनी रहती है? डेल्टा एच यहाँ पे 40 से लेकर 4, या आप लिखना इसको 400 से लेकर 4000 जूल तक रहती है। जूल और किलो जूल, जूल है ना। तो बोलना इसमें इतनी हाई एनर्जी रहती है। और यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो रहती है, ठीक है। लो कितना? कैसे? 0 से 40 या 40 to 400, तो लो रहती है। हम यहाँ कहते हैं डेल्टा एच कैसी रहती है? लो रहती है। यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो है, यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन काफी हाई होती है। तो ये दो बातें। एक और बात आती है इनके बारे में, बहुत सारी बातें अभी तो। एक ये बात आती है थर्ड पॉइंट कि ना फिजिजॉर्प्शन में कोई जब कोई केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं है तो ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टू टेम्परेचर। ये कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नहीं होते, किसी पे भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है इसलिए प्रॉपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वहां पे एड्सॉर्प्शन होगा, जबकि ये किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर चलेगा, जबकि हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। टेम्परेचर काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है। एक ही बात होती है कि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि इनके लिए काफी स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। डन है? इसको आप पीछे ना इसको कर लो आप 40 से 4000 नहीं 400 ही कर लो आप, और इसे लिखना किलो जूल। इसे कर लो 40 से 400 और इसको कर लो 0 से 40 लो कर लो। इसको लिखना 40 से 400 किलो जूल पर मोल, और इसे आप कर लो 0 से 40 किलो जूल पर मोल। डन? बढ़ते हैं आगे। आप सुनो एक फोर्थ पॉइंट समझना। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे ना, अच्छा हाँ, एक और प्रोसेस होता है वो भी बताती हूँ। देखो सुनो, जैसे एड्सॉर्प्शन है कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मींस सरफेस पे कोई आके आपके पास में एड्सॉर्ब हो रहा है। डन। अगर एड्सॉर्प्शन का उल्टा होगा तो, एड्सॉर्प्शन का उल्टा मतलब एड्सॉर्ब हुआ और हट गया, इसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। डन। तो हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन का रिवर्स काम होता है कि एड्सॉर्ब हुई हुई चीज अगर जाने लग जाए, हटने लग जाए, तो हम उसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। डन। तो एक टर्म आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब है कि एड्सॉर्प्शन हुआ और रिवर्स हो गया, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन। डन। और एक टर्म और है कि कभी एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ए बी वाला एब्जॉर्प्शन दोनों हो ना, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हो, तो इसको कहते हैं सॉर्प्शन। SORPTION, सॉर्प्शन। ये एक टर्म है जो ये बताती है आपको, कभी देखने को मिल जाए आपको। इसका मतलब है कि दोनों चीजें हो रही हैं, एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। डन। तो अगर दोनों चीजें हैं तो वो सॉर्प्शन कहलाती है, और सिर्फ एड्सॉर्प्शन है तो एड्सॉर्प्शन है ही, रिवर्स है तो डिसॉर्प्शन कहलाता है। डन। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, इधर आते हैं वापस, कि ये चीज ना काफी रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होता है ये फिजिजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में ये रिवर्सिबल है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर आके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए तो वो आराम से डिसॉर्ब भी हो सकते हैं, कि हट भी सकते हैं, क्योंकि कोई बॉन्डिंग तो हुई नहीं है, तो आराम से वो इंट्रैक्शन टूट भी सकता है, वीक इंट्रैक्शन है, और वो मॉलिक्यूल्स रिवर्स हो सकते हैं। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये चीज काफी मुश्किल से होती है, तो हम लिखते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, हाँ आपने बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर दे दिया तब तो मॉलिक्यूल्स भागने लगेंगे, लेकिन अगर बॉन्डिंग बन गई तो इजीली डिसॉर्प्शन नहीं हो सकता, तो हम कह रहे हैं इरिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू डिसॉर्प्शन।
ठीक है, इतना आसानी से डिसॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ तो वीक इंट्रैक्शन है इसलिए मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे इतना आसानी से डिसॉर्प्शन नहीं हो सकता। देन एक पॉइंट बचता है हमारे पास में बस कि इसके केस में ना, फिजिक्स ऑप्शन के केस में इक्विलिब्रियम काफी फास्ट रीच होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। इट मींस जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, आना और हटना अगर बराबर हो जाता है तो हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं उसको। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम है वो काफी जल्दी रीच होता है। एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम रीचेस फास्टली, यहाँ पे बहुत जल्दी रीच होता है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट कि एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम रीचेस स्लोली, यहाँ पे काफी धीरे धीरे इक्विलिब्रियम रीच होता है, यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है। डन। ये कुछ पॉइंट्स थे इनके बारे में जो आपसे कभी भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि बताओ व्हाट इज ट्रू अबाउट, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट फिजिक्स ऑप्शन, व्हाट इज ट्रू अबाउट केमिस्ट्री ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंटर्स है, आप नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ। चले आगे। अब समझना, देखो आप, एक इंपॉर्टेंट बात हमें जो समझनी है वो बताती हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि अगर आपके पास में फिजिक्स ऑप्शन है ना, अगर आप फिजिक्स ऑप्शन कर रहे हो इट मीन्स फिजिकल इंट्रैक्शंस है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई तो लेयर्स कितनी बन सकती है। इट मीन्स अगर मेरे पास ये सरफेस है, इसमें मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो वो वीक इंट्रैक्शन ही तो है। तो इसके ऊपर एक और लेयर आ सकती है, हाँ सही है, इसके ऊपर एक और लेयर आ सकती है, करेक्ट है। इट मीन्स मल्टी लेयर बन सकती है अगर ये फिजिक्स ऑप्शन है तो। लेकिन अगर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो भाई सरफेस चाहिए अपने को, क्योंकि यहाँ से बॉन्डिंग होने वाली है। अगर एक लेयर बन गई, सरफेस ब्लॉक्ड, तो इसके बाद और नहीं बन सकता। समझ पा रही हो कि मेरी बात, कहना ये चाह रही हूं मैं अगली स्लाइड पे। 6th पॉइंट है मेरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इसकी बात करते हो, फिजिक्स ऑप्शन चल रहा है यहाँ, तो फिजिक्स ऑप्शन में हम ऐसे समझा रहे हैं कि फिजिक्स ऑप्शन में अगर ये सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है और गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल आए, एक मोनोलेयर बनाई, डन। मोनोलेयर मतलब पहली लेयर, डन। एक और लेयर बनाई, वीक इंट्रैक्शन ही तो है, दूर से भी हो सकता है, डन। फिर एक और लेयर बनाई, इट मीन्स वीक इंट्रैक्शन तो दूरी से भी पॉसिबल है। इट मीन्स मैं सिंपली यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे मल्टी लेयर बन सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां पे क्योंकि लेयर रिक्वायर्ड है, केमिकल बॉन्डिंग होगी, अगर लेयर ब्लॉक्ड तो अगले कहाँ आए भाई, नेक्स्ट कहाँ आए, आने वाले। इट मीन 6th पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर सरफेस ब्लॉक्ड हो गया तो अगली लेयर नहीं बन सकती। ये आपका सरफेस है, लेट से सॉलिड सरफेस है, और इस पे गैस मॉलिक्यूल आके ऐसे बैठ गए, डन। ये हो गए एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल, ये बॉन्डिंग हो गई, इनके बीच में बॉन्डिंग है, डन। अब अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आना चाहे तो वो कहाँ आएंगे, वो तभी आ पाएंगे जब ये फ्री हो, तब जब ये हट रहे हो, डन। अगर किसी भी रीजन से ये हटने लगे कि डिसॉर्प्शन होने लगा, तब वो सेटल होने लगेंगे। समझ पा रहे हो, तब ये सेटल होंगे। अगर एक लेयर बन गई तो इसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं आ सकती, जैसे कि यहाँ आई थी। ये पॉसिबल है क्योंकि ये वीक इंट्रैक्शन है, वहां पे तो केमिकल बॉन्डिंग है, जिसके लिए ये वाला सरफेस चाहिए, ये वाला एड्सॉर्ब बेंट मॉलिक्यूल का सरफेस रिक्वायर्ड। अगर सरफेस नहीं होगा तो वो नहीं आ सकते। इट मीन्स कहना कि एक ही लेयर बनती है, मोनोलेयर। मोनोलेयर, मैं ये नहीं कह रही कि नए मॉलिक्यूल्स आते ही नहीं है, दोनों बातों में अंतर है। नए मॉलिक्यूल्स आते हैं लेकिन पहले वाले हटने चाहिए तब आएंगे, बनेगी तो एक ही लेयर, चाहे पहले वाले प्रीवियस मॉलिक्यूल बना ले या इनकमिंग मॉलिक्यूल्स बना ले, लेकिन एक ही लेयर बनेगी, क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं बन सकती। समझ पाए, तो हम बोलेंगे जब डिसॉर्प्शन होगा तब नेक्स्ट लेयर आएगी, लेकिन बनेगी मोनोलेयर, दैट इज सिंगल लेयर। तो हम बोलते हैं यहाँ पे बनती है मोनोलेयर, मोनोलेयर फॉर्मेशन, और यहाँ पे होता है मल्टी लेयर फॉर्मेशन। डन है क्या। मोनोलेयर को समझाता है लैंगमेयर आइसोथर्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। लैंगमेयर आइसोथर्म एक आइसोथर्म का नेम है, ये एक्सप्लेन करता है मोनोलेयर फॉर्मेशन को। डन। तो ये बातें केमिस्ट्री ऑप्शन के केस की है, ये हम पढ़ेंगे जब हम आइसोथर्म अभी स्टार्ट करेंगे। डन है क्या, चले आगे। मोनोलेयर मल्टीलेयर वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी फॉर्मेट से आपसे वो पूछ सकता है। डन, चले आगे।
चलो अब सुनना, देखो नेक्स्ट पॉइंट अब आता है आपके पास में अगला पॉइंट 7th, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, एड्जॉर्प्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिपेंड करता है। मैंने कहा एक कुछ हो ना हो 2 पॉइंट तो पक्के होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर, इतना तो पता है, इनसे एड्जॉर्प्शन या तो घटेगा या बढ़ेगा, कुछ तो होगा। बोला डन। अब देखो पहला पॉइंट लेते हैं कि पहला फैक्टर, या तो आप उन्हीं में चला लो, है ना, अभी ये वाला पॉइंट उसी में चला लो कि टेम्परेचर जो कंटिन्यू हो रहे हैं पॉइंट, ये वाले, ये कहाँ गए, ये वाले, आप इन्हीं में चलो। ये 6th है ना, अगला मैं यहाँ लिखवा रही हूँ 7th। डन। टेम्परेचर का रोल क्या बोलते हैं, आप देखो एक बार कि ग्राफ बनता है इधर भी, ठीक है, और एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग इधर भी। डन है। अभी क्या बोल रहे हैं, अगर इधर x/m, बच्चों ने पढ़ा अपन ने x/m, दैट इज कितना आपका ये वेट एड्जॉर्ब हुआ है पर मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये अपन ने पढ़ा है ना। डन। तो x/m उसे बोलते थे, और यहाँ चल रहा है आपका टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे भी x/m चल रहा है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और यहाँ चल रहा है टेम्परेचर। डन। अब ये है फिजिजॉर्प्शन, वो है केमिजॉर्प्शन। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो है ना सिर्फ वीक इंट्रैक्शन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं है। बोला अच्छा, अगर तुम सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो हम उठ के भागेंगे ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि फिजिजॉर्प्शन के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेट से आपका टेम्परेचर यहाँ था, आपने टेम्परेचर यहाँ कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो एड्जॉर्प्शन का पता है क्या होगा, देखो एड्जॉर्प्शन ऐसे दिखेगा। देखो ये क्या है, समझाते हैं। टेम्परेचर ज्यादा एड्जॉर्प्शन यहाँ, टेम्परेचर कम एड्जॉर्प्शन यहाँ, मतलब एक एड्जॉर्प्शन ये है, एक एड्जॉर्प्शन ये है। अगर समझ पाओ तो समझना, देखो मैं क्या बता रही हूँ आपको। मैं ये चीज बता रही हूँ कि टेम्परेचर कोई T1 है, टेम्परेचर कोई T2 है, वेयर T1 इज लोअर लेस देन T2। डन। T2 ज्यादा है तो एड्जॉर्प्शन कम टेम्परेचर पे तो ज्यादा था, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्जॉर्प्शन नीचे आ गया, डिक्रीज हो गया, समझे, घट गया। इट मीन्स मैम एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर फिजिजॉर्प्शन के केस में उल्टे चल रहे हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए वो तो भागने लगेंगे, ये ऐसे बोले कि टेम्परेचर बढ़ गया तो एड्जॉर्प्शन घटने लगेगा, मॉलिक्यूल भागने लगेंगे। तो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर इसके लिए बुरा रोल एक्ट कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा एड्जॉर्प्शन कम। समझ पाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग। समझ गए, इस तरीके से आ रहा है, करेक्ट है। इस पे आते हैं हम, यह है केमिजॉर्प्शन, है ना, मैं लिख देती हूँ कल को आपको डाउट ना हो। ये है फिजिजॉर्प्शन, ये मैंने फिजिजॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया है, इजी है चैप्टर, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यहाँ पे है केमिजॉर्प्शन, है ना, टेम्परेचर का रोल समझ रहे हैं हम। तो केमिजॉर्प्शन में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि केमिजॉर्प्शन में तो केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। केमिकल बॉन्ड्स में आपने पढ़ा था ना, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो मैम कुछ, और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होते हैं, है ना, तो इनको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। मान लो कि इनकी बॉन्डिंग होनी है, कि सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग बना करने वाले करेंगे, ये केमिजॉर्प्शन है। डन। तो बोलेंगे ये बॉन्डिंग ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। डन है। मान लो आपने बोल दिया मैम 300 केल्विन पे ये बॉन्डिंग होगी, करेक्ट है। तो 300 केल्विन जब तक इसको नहीं मिल जाता, एड्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। डन। मान लो कि यही था वो 300 केल्विन, इस यहाँ तक बेस्ट एड्जॉर्प्शन हो गया। डन, ये एड्जॉर्प्शन बेस्ट है। डन, हाई है ना काफी, ओके। इसके बाद में आपने बढ़ा दिया 400, 500, 600। अरे मैम क्या कर रहे हो, क्योंकि 300 तक तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इतना टेम्परेचर तो चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो बढ़िया चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपने इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, अब वो उल्टा काम करेगा। अब बने हुए बॉन्ड्स ना ब्रेक होने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ गई। इट मीन्स आप बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इसके बाद भी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो एड्जॉर्प्शन घटने लगेगा। समझ पाए क्या? इट मीन्स कैसे आएगा, सर्टेन लिमिट तक तो इंक्रीजिंग, उसके बाद भी बढ़ाते जा रहे हो तो डिक्रीजिंग। समझ गए? तो इंक्रीज एट अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर दैट डिक्रीज। और यहाँ टेम्परेचर इधर चल रहा है इंक्रीज होता हुआ। समझ गए? बोलो भाई, सभी को क्लियर है क्या कि कुछ सर्टेन लिमिट तक तो ये देखो बढ़िया था, है ना, टेम्परेचर यहाँ है तो भी ये मैक्स है, सही है, फिर टेम्परेचर और ही बढ़ गया तो ये घट गया। समझ गए? आराम से चेक कर सकते हो आप, हो जाएगा। चलो आगे। तो ये था टेम्परेचर का रोल, है ना, कि टेम्परेचर फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में कैसे एक्ट कर रहा है। डन है, बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, देखो अगली बात, कुछ ऐसे पॉइंट्स, जब से थ्योरी वाला चैप्टर जैसा ही है ना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स चलेंगे बस। अब सुनो, देखो अगली बात, एक बात आपने पढ़ी थी, क्या बोलते थे उसको, एक्टिवेशन एनर्जी करके कुछ पढ़ा होगा, देखो बताती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी करके कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, K = A e⁻ EA/RT,
ये पढ़ा था क्या? ऐसे ही पढ़ते थे क्या? के इक्वल्स टू ए, है ना? यही होता था ना? कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या होता था इसकी जगह? के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस का ई ए बाय आर टी, वो एक्टिवेशन एनर्जी ए कांस्टेंट होता था, ऐसी चीजें होती थी। डन है ना? अब मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है, ई ए क्या है? एक्टिवेशन की एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए। डन। तो ई ए है आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको मैं के ए बोल देती हूँ। डन है ना? अब सुनो देखो, और इसको ऐसे समझ लो आप कि सॉलिड है और गैस है, ठीक है? ये सॉलिड है, इस पे गैस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम बन रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जी एस जी करके। डन। तो अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो ये एड्सॉर्प्शन है, उल्टा आ रहा है तो ये डिसॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है। डन। तो मैंने बोला ये है रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन फॉरवर्ड के लिए। बैकवर्ड आएगा तो के डी कहूंगी, और इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस का ई डी बाय आर टी, लिख सकती हूँ ऐसे। डन। आप समझना, देखो ये चीज मैंने लिख दी है ना, ये चीज मैंने ऐसे लिख दी। अब मेरे मन में आया यार, 1 रेट कांस्टेंट के डी इक्वल्स टू 1/a, ये हो जाएगा 1/e की पावर माइनस का ई डी डिसऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी। अब क्या होगा? बोला ये 1 हो गया, जब सीधा करोगे तो ये टाउ कहलाएगा, ये टाउ नॉट कहलाएगा, ये ई की पावर ई डी बाय आर टी कहलाएगा। ये आपके पास में एक इक्वेशन तैयार होगी। ये क्या था समझ नहीं आया, दो काम आपने क्या किया? अरे केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक इक्वेशन होती थी जिसको हम ऐसे लिखते थे। डन। फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट के ए लिया है मैंने, बैकवर्ड के लिए के डी लिया है। ए फॉर एड्सॉर्प्शन, डी फॉर डिसऑर्प्शन के उल्टा आना। डन। ए के लिए ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड के लिए डिसऑर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ई डी। डन। इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स रिवर्स, उसका कुछ नहीं किया मैंने। डन। वो समझाने के लिए लिखा है। फिर क्या हुआ? इसको 1/टाउ बोला, इसको टाउ नॉट बोला, और ये ऐसे ऐसे हो गया। डन। अब ये टाउ पता क्या है? ये टाउ है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ये कुछ सेकंड्स की होती है। टाउ इज व्हाट? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब है, यहाँ पे बोलते हैं कितनी देर तक आपके मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे रहे। इट मीन्स ये जो एड्सॉर्बेंट है, इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल कितनी देर तक रहे, वो लाइफ टाइम कहलाती है, और वो कुछ सेकंड्स की होती है। तो कई बार इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आ जाता है सिंपल, या फिर ग्राफ बना लेंगे। दो ही बातें होती हैं, या तो इक्वेशन, न्यूमेरिकल। यहाँ से दो ही तरीके से बातें पूछते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल, छोटा सा एक, और नंबर 2 कोई ग्राफ ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ पूछ ले। बस ये दो बातें होती है जिसको हम लाइफ टाइम कहते हैं, टाउ को। डन है? कर लेंगे। बोले भाई हो जाएगा, बढ़ो आगे। ये ऐसी बातें हैं, छोटा सा आपसे पूछ लेंगे व्हाट विल बी द लाइफ टाइम। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अगर उसको न्यूमेरिकल बनाना हो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से ऐसे बन सकता है कि व्हाट विल बी द लाइफ टाइम फॉर द फॉलोइंग adsorption complex formation if Ka equals to 2 into 10 to the power minus 2, ठीक है, and Keq is 4, let's say, ठीक है। एक रफ एग्जाम्पल अभी बना रही हूँ, जस्ट अभी के अभी। एंड EA, ठीक है, या ED इज 0.2, जो भी यूनिट है किलो जूल पर मोल, ठीक है, वॉट जो भी दे रखी है आपको, है ना। ये ED होगी डिसऑर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, एंड टाउ नॉट इज 2 सेकेंड्स। बताओ क्या होगा? क्या पूछा है? व्हाट विल बी द लाइफ टाइम। कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द लाइफ टाइम फॉर द फॉलोइंग एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन सा है वो भी बता दो, कि जैसे कोई सॉलिड है, उस पर कोई गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं, और कोई SG करके कोई कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, मतलब एड्सॉर्प्शन हो रहा है। डन। इस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी तो आपको Ka बोल रहे हैं, जब बैकवर्ड आ रही है तो Kd बोल रहे हैं। डन है ना। ये सारी बातें दे रखी, Keq दे दिया आपको, Ka दे दिया, डिसऑर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, और टाउ नॉट दे दिया। आपको बोला है कि टाउ क्या होगा, लाइफ टाइम, दैट इज टाउ क्या होगा। ये काल्पनिक क्वेश्चन है तो वैल्यूज थोड़ी
जब सॉल्व करोगे अजीब सा आंसर मिल सकता है ना, एक्सपेक्टेड है कि कुछ अजीब सा आ जाए। फिर मैंने भी सॉल्व करके देखा, अभी की अभी बनाया। डन, चलो बताना क्या होना चाहिए, कैसे करोगे। टेम्परेचर नहीं है, एट 300 केल्विन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मुझे ये पता है कि अभी मैं पीछे इक्वेशन देखी थी कि टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट ई की पावर ई डी बाय आर टी। डन, ये था। और टाउ था लाइफ टाइम, है ना, ये टाउ था लाइफ टाइम, ये था लाइफ टाइम। तो मुझे टाउ नॉट चाहिए, डन, है ना, और ये सारी चीजें चाहिए, ये सारा सॉल्व करना है। डन, इतना करूं मैं, है ना, इतना सॉल्व करूं। उससे अच्छा मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, बताती हूँ आपको, देखो क्या है। एक बात ये भी आ रही है कि आपके पास में ना अभी पीछे पीछे मैंने ऐसे लिखा है के डी इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस का ई डी बाय आर टी। डन है। अच्छा, के डी आपके पास में नहीं, के डी है, के डी गिवन है ना, के डी, अच्छा सॉरी गिवन नहीं है, लेकिन एक तरीका है, मतलब समझ रहे हो, अभी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, तो क्वेश्चन पता नहीं किस मोड पे मुड़ रहा है। लेकिन एक बात थी जो ऐसे मुझे आपको बतानी है, वो एक्सप्लेन करती हूँ कि कभी कभी आपके पास में अगर के डी ना हो, है ना, डिसऑप्शन का रेट कांस्टेंट ना हो, तो आप ये बोल सकते हो कि के ई क्यू इक्वल होता है के ए बाय के डी के। डन, यहाँ से आप के डी निकाल सकते हो के ए बाय के ई क्यू से। ये मेरे को आपको बताना था, इस पॉइंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। इट मीन्स के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड, यही तो होता है। तो फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, एक्टिवेशन डिसऑप्शन, यही तो है, डिवाइड किया तो के ई क्यू। डन है। यहाँ से आप के डी निकाल लो, अगर आप के डी निकालते हो तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻², और के ई क्यू कितना आएगा, 4। आफ्टर सॉल्विंग ये 1/2 कुछ आ रहा है, 0.5 इंटू 10⁻² इज वॉट के डी, ये के डी आ रहा है। डन, अब कुछ करने की नीड ही नहीं है, इस सारी बकवास में आप वैल्यूज पुट करोगे। उससे अच्छा आपको अभी अभी मैंने पीछे एक बात बोली थी यहाँ पे कि 1/kd ही टाउ होता है, तो बस सॉल्व हो गया, केडी मिल गया, केडी मिल गया कि 0.5 इंटू 10⁻², और टाउ चाहिए तो टाउ इज 1/kd, ये लो, तो आ गया कि 1/0.5 इंटू 10⁻², ये हटा, ये आ गया 2 इंटू 10⁻²। खत्म कहानी। समझेगा, कितने लोग समझ पाए मैंने क्या किया, है ना। न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, तो मैंने मेरे न्यूमेरिकल को कैसे फॉर्म करा, सिर्फ एक कंसेप्ट यूज करके, और वो ये है कि के ए फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड, ई क्यू ही तो कहलाता है। तो मैंने वहां से ये भी था, ये भी था, के डी सॉल्व कर लिया। डन। अब अभी अभी मैंने प्रीवियस में एक ये आपको समझाया था कि आप ये लिखते हो, आप ये भी लिखते हो, इसको 1 करते हो तो टाउ बोलते हैं। डन, मैंने टाउ लाइफ टाइम में तो पूछा है आपसे, तो केडी आपको मिल गया। डन है ना, 1/kd करो, टाउ आ गया। नीड ही नहीं है ये सारा सॉल्व करने की आपको आगे, मैंने दिया तो आपको ये भी था, दिया आपको ये भी था, दिया आपको टेम्परेचर भी है, बट नीड ही नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इन सब की सॉल्व ही नहीं है, नीड ही नहीं है, आप 1/kd को कर दो सॉल्व और टाउ आ जाए, समझ गए। तो कंसेप्ट कौन सा लगा, कंसेप्ट ये वाला लगा जो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को डिवाइड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो आता है। डन, समझ गए क्या, चलो आगे। ये तो हो गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल की कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे करना है, समझ पाए। लाइफ टाइम पूछ लेंगे तो हम कर लेंगे, वो सेकंड्स में आएगी कुछ, है ना। यहाँ पे 200 सेकंड्स आ रहा होगा, वो जैसे 2 इंटू 10⁻² आ रहा है ना, 200 सेकंड्स। डन, बढ़े आगे, बोलो भाई, चलो आगे, बढ़ते हैं आगे। ये तो हुआ न्यूमेरिकल वाली बात। अब दूसरी बात आती है कि कोई ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है ना, कोई ग्राफ की बात भी हो सकती है, जैसे टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट ई की पावर ई डी बाय आर टी, यही है ना। हाँ, अब ऐसे लिखो एल एन टाउ, पहले एल एन आता है बाद में लॉग आता है ना, तो यहाँ पे लिखना ई डी बाय आर टी एल एन ई। डन है, एल एन ई कितना होता है 1, यहाँ से आप एल एन में भी ग्राफ बना सकते हो, ये आ गया आपका ई डी बाय आर टी। आपको बोल देंगे कि भैया ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बनाओ, बना देना, है ना। स्लोप और इंटरसेप्ट पूछने की इसकी पुरानी आदत है एग्जामिनर की। यहाँ पूछता है 1/t, और यहाँ आपको बोलता है कि एल एन टाउ। आपसे पूछेगा बताओ स्लोप क्या है, बताओ इंटरसेप्ट क्या है, कर लोगे ना ऐसे चुन्ने मुन्ने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इंटरसेप्ट, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है स्लोप, कर लेंगे, हो जाएगा। कभी लॉग में कर लेगा, लॉग में कर लेगा तो यहाँ पे 2.303 लॉग आएगा, इधर भी 2.303 आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। कितने लोगों की मेरी बातें समझ में आ रही है, बोलो एक बार।
लॉग में पूछेगा तो लॉग में बता देंगे, है ना। इंटरसेप्ट क्या होगा, स्लोप क्या होगा, आराम से हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बताओ। चलो आगे। ये आपका ग्राफ आ गया, न्यूमेरिकल भी हो गया, ग्राफ भी हो गया। बढ़े आगे। बोलो भाई, चलो आगे। कहाँ चले गए भाई, बोल दो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पे बढ़े ना। स्लोप कर लोगे आप, स्लोप पूछेंगे आपसे, स्लोप बता देना। जैसे ये y है, ये आपका ये m है ना, ये m है, ये x है, x क्या है 1/t, है ना, और ये c है। तो आपको स्लोप दिख रहा है, स्लोप पूछ रहे हैं तो कह देना ED/r। इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं तो कह देना ln टाउ नॉट। कर लोगे ना। चलो बढ़ते आगे। अब सुनना, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप बताना क्या करेक्ट है। ठीक है, एक सवाल है, आप बताओगे व्हाट इज करेक्ट। सवाल ऐसे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स, नहीं, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन के लिए क्या करेक्ट है। नंबर 1 पॉइंट, इट इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये अभी जो आपने पढ़ा है। सेकंड, एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल। ठीक है। थर्ड आता है आपके पास में कि एड्सॉर्प्शन डिक्रीज है, ये डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। या फोर्थ पॉइंट है आपके पास में कि जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन आर नेगेटिव। बताओ क्या करेक्ट है इनमें से। व्हाट इज राइट अबाउट एड्सॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन। हो गया, हो गया होगा ना। फोर्थ आ रहा है आप लोगों का आंसर, कैसे।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि इट इज वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल भी नहीं। स्पेसिफिक कहाँ होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही हो जाता है, तो स्पेसिफिक तो कतई नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट तो गलत ही है, फिर से गलत है। आगे, एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल, सही तो है? नहीं 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 नहीं, रिवर्सिबल होता है, गलत है ना? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल हट भी सकता है ना, रिवर्सिबल। एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, एडजॉर्प्शन तो इनवर्स चलता है, डायरेक्ट थोड़ी। अगर एडजॉर्प्शन डिक्रीज है तो टेम्परेचर इंक्रीज आना चाहिए, या टेम्परेचर डिक्रीज है तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज आना चाहिए। रिवर्स, उल्टे चलते हैं ना, इनवर्स चलते हैं, डायरेक्ट नहीं चलते भाई, गलत है। आगे, अब बोले जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन है नेगेटिव। ये आपने कर तो लिया, इन तीनों के बिहाफ पे कर लिया कि 3 गलत तो 1 सही। ये हुआ कैसे? ये हुआ एक्चुअली ऐसे कि जनरली हम यही पढ़ रहे होते हैं कि सॉलिड होता है और उसके ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आके एड्सॉर्ब हो रहे होते हैं, करेक्ट है? तो जब गैस हवा में है, मतलब गैस गैस है तो बहुत बढ़िया है। जब गैस को एक जगह पे आना पड़ रहा है, मतलब गैस की एंट्रोपी, जब गैस से वो एक कॉम्प्लेक्स से तो बन रहा है, सॉलिड कॉम्प्लेक्स, जब उस गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो गए, डन। तो गैस से तो सॉलिड बन गया ना एक तरीके से, बोला हाँ एंट्रोपी डिक्रीज। थर्मो में पढ़ा था कि एंट्रोपी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड गैस की ज्यादा होती है, फिर लिक्विड फिर सॉलिड, तो बोलना एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, है ना? और एक ये बात है कि एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, मींस नेगेटिव है, डन। तो आपसे क्या बोला है, देखो आपसे बोल रहा है जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन आर नेगेटिव, डन, करेक्ट है ना? समझ गए? तो ये सही है। ये सी मत बोलो, सी में क्या है, डायरेक्ट चल रहा है, ये डिक्रीज तो वो भी डिक्रीज, गलत है, इनवर्स चलते हैं, डन। पता है आपको फिजिक्स ऑप्शन के लिए एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर उल्टे चलते हैं, ये होता है उल्टे, डन। बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, देखो नेक्स्ट बात, एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप बताना क्या करेक्ट होगा, ठीक है? देखो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है ये, बहुत तूफानी नहीं है। आपको ऐसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स affect the adsorption of a gas on a solid, options है, ऑप्शन नंबर 1 टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 प्रेशर, ऑप्शन थर्ड है सी क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, या फोर्थ आता है ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्या सही है? बढ़ते हैं, क्या आ रहा है आपका करेक्ट आंसर, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो मैम, टेम्परेचर प्रेशर तो है ही, टेम्परेचर तो अभी पीछे पड़ गया है, प्रेशर का पता नहीं है बट वो भी है, और क्रिटिकल टेम्परेचर का पता नहीं है बट अगर 2 आ गए तो तीसरा भी हो गई, और ऑल ऑफ द अबव, डन। इसका मतलब ये है, क्रिटिकल के लिए बात समझ लो, प्रेशर के लिए तो पढ़नी है। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर माना जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर माना जाता है जिस तक कोई सब्सटेंस एक्ट, या जिस तक कोई सब्सटेंस रह सकता है अपनी लिक्विड फॉर्म में, है ना? जब तक कोई लिक्विड स्टेट रहेगी, ये वो मैक्स टेम्परेचर है ना? तो बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जब तक आपका कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस रह सकता है अपनी लिक्विड स्टेट में, ये वो मैक्सिमम है, डन। अब सपोज करो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है बहुत हाई रेंज तक वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, यही तो हुआ इसका मीनिंग, है ना? वो लिक्विड फॉर्म में बहुत हाई रेंज तक रह सकता है,
कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी ने बोल दिया क्रिटिकल टेम्परेचर 500 केल्विन है, इट मींस 500 केल्विन तक वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। डन, रेंज बढ़ गई ना, ज्यादा हुआ तो डन। तो बोल रहे अगर ऐसा हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा मिलेगा और लिक्विड फॉर्म का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो पाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इजीली लिक्विफिएबल है, तो इसका एब्जॉर्प्शन हाई है, या आराम से होगा एब्जॉर्प्शन, इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। हम बोलेंगे किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो उसका एब्जॉर्प्शन आराम से होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा। अब एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि HCl गैस होती है, जैसे कि अमोनिया गैस होती है ना, इस तरीके की कुछ गैसेस हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन भी इनका हाई होता है। और कुछ ऐसी गैसेस हैं जैसे कि H2, N2, O2 है ना, इनका जो आपका वो है क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम है, इसलिए इनका एड्जॉर्प्शन भी कम हो पाता है। समझ पाए? तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली रेंज डिसाइड करता है। अगर ये हाई है तो हाई रेंज तक कोई भी आपको गैस अपने लिक्विड फॉर्म में मिलेगी तो उसका एड्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा, तो मिलेंगे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। डन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके बिहाफ पे हम लोग ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस भी फैक्टर है। तो डन है। अब प्रेशर क्या है वो समझ लेते हैं, बाकी तो हो ही गया। अब एक आप समझो प्रेशर कैसे रीजन है। प्रेशर, तो जैसे प्रेशर की बात आई ना तो कुछ आइसोथर्म्स आए। क्यों? क्योंकि दो मेजर फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और प्रेशर जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करवाते हैं। डन। एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का फैक्टर मतलब दूसरे का कैसे दूसरा अफेक्ट कर रहा है वो तभी पढ़ पाओगे। देखो कैसे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, प्रेशर का इफेक्ट देखो, तो उसी को तो हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म क्या होता है? जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इफेक्ट किसका देखा जा रहा है? प्रेशर का। तो हम बोल रहे हैं अब प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग कुछ आइसोथर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, जिन आइसोथर्म्स में सबसे बेसिक आइसोथर्म आता है आपका फर्स्ट वाला, दैट इज फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ठीक है, ये आपके पास में पहला आइसोथर्म होता है जो एक्सप्लेन करता है प्रेशर का रोल एड्जॉर्प्शन के साथ, है ना। प्रेशर का क्या रोल है एड्जॉर्प्शन के लिए? ठीक है, ये आपको समझाएगा कि प्रेशर का रोल फॉर या ऑन एड्जॉर्प्शन। ठीक है, कैसे समझाएगा? ये हमने बचपन में पढ़ा था कहीं, ऐसे आती है एक इक्वेशन इसके लिए कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर की पावर 1/n, ऐसे आता है। डन। जब ये डायरेक्ट हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आता है कि k और प्रेशर की पावर 1/n, राइट, ये चीज आता है। अब इसमें बस एक दो बातें हैं जो समझने की है, बाकी तो सिंपल है कि ये x/m चीज क्या है। x/m, इस x/m को ही एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखते हैं हम लोग। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसी को कहते हैं कि कितना एड्जॉर्प्शन हुआ। और बचपन में ऐसा लिखते थे कि कितना मास आपका एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये एक्चुअली वही चीज है कि कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, उसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। डन। और ये के तो कांस्टेंट है, पी आपके पास में प्रेशर है और एन भी आपका एक नंबर है दैट इज कांस्टेंट है। अब देखो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो एक ग्राफ बनता है और ये ग्राफ ऐसे आता है आपके पास में कि यहाँ तो प्रेशर चल रहा है, यहाँ x/m चल रहा है। डन है। हम बोलते हैं प्रेशर बढ़ा x/m बढ़ा, प्रेशर बढ़ा x/m बढ़ा, और बाद में जाके कांस्टेंट हो गया। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। 3 स्टेज इसकी दिख रही है हमें। नंबर 1 जब लो प्रेशर रेंज है, नंबर 2 मिड प्रेशर रेंज है, और नंबर 3 जब हाई प्रेशर रेंज है। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए अगली बात हम ऐसे बता रहे हैं कि x/m इक्वल्स टू k प्रेशर की पावर 1/n। ये पढ़ रहे हो आप? बोला डन है। इससे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत ही करना क्योंकि तो बहुत इजी हो गया, अब इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ सबसे फर्स्ट ए पॉइंट कि जब आपके पास में लो प्रेशर रेंज है तो लो प्रेशर रेंज में क्या होता है, x/m और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इट मीन्स ऐसे लिखूंगी इक्वल्स टू k प्रेशर 1/n जो है ना, आप सुनना, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 1। जैसे n की वैल्यू होगी 1 तो x/m इक्वल्स टू k प्रेशर की पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर रेंज में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डन है, ये तो हम जानते हैं ना, ये तो हम करेक्ट है। बस आप n की वैल्यू ध्यान रखना कि यहाँ 1 हो जाती है। डन। मिड जो प्रेशर रेंज रहती है, जो मिड प्रेशर रेंज इसमें सिंपल बोलते हैं कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की पावर 1/n से चलता है। डन है ना, ये भी क्लियर है। लेकिन जो हाई प्रेशर रेंज आती है आपके पास में, इसमें क्या होता है देखो, थर्ड पॉइंट कि हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर रेंज। जैसे हाई प्रेशर रेंज आता है तो n की वैल्यू
कितनी हो जाती है, एन की वैल्यू आपके पास में इन्फिनिटी हो जाती है, राइट। तो हम बोलेंगे जैसे एक्स बाय एम लिखेंगे इक्वल्स टू के प्रेशर की पावर 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, है ना। जैसे ये ऐसा होगा तो यहाँ से डिफाइन करते हैं कि एक्स बाय एम इक्वल्स टू के प्रेशर की पावर, एक सेकेंड, जीरो, और किसी की पावर जीरो क्या होती है, 1। तो एक्स बाय एम इक्वल्स टू के बोले तो क्या है, के क्या है, कॉन्स्टेंट। इट मीन्स हाई प्रेशर रेंज पे प्रेशर का फर्क ही नहीं पड़ता, हाई प्रेशर रेंज में एक्स बाय एम कॉन्स्टेंट हो जाता है, बोलते हैं हाई प्रेशर रेंज में एक्स बाय एम बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो पी क्योंकि प्रेशर की पावर क्या आ गई, जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होती है, 1, तो बोला वो तो 1 ही बन गया, तो एक्स बाय एम कॉन्स्टेंट हो जाता है। इट मीन्स प्रेशर का कोई रोल इम्पैक्ट नहीं रहता। तो हम बोलते हैं हाई प्रेशर रेंज पे कितना भी प्रेशर हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो गया। देखो सुनना, प्रेशर बढ़े जा रहा है, इस तरफ में बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, लेकिन आप अगर वो देखोगे एड्सॉर्प्शन तो वो बढ़ ही नहीं रहा। हाई प्रेशर रेंज में प्रेशर का फर्क ही नहीं पड़ता, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, समझ गए। चले आगे। तो अब इससे कुछ छोटी मोटी बातें, ये कोई एक्सप्रेशन, ये तो भूले भटके वो पूछेगा ही नहीं आपसे, बहुत आसान हो गया ये सब, है ना। और ये कुछ बातें, अब आपसे ग्राफ व्राफ भी पूछ सकता है, तो इस पे आप बना सकते हो कैसे। खैर इसका तो ग्राफ यही है, ये रहा कि एक्स बाय एम और प्रेशर का ग्राफ आराम से बना लेंगे। एल ले लेगा तो भी हो जाएगा कि एल एन एक्स बाय एम और एल एन पी, तो पावर आगे आ जाएगी, कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा ना। बढ़ू मैं आगे, बताओ ग्राफ कैसे पूछ ले, कर लेंगे हम, आगे चलूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास में जो आइसोथर्म आएगा वो काम का है, दैट इज लेगमेर आइसोथर्म, और वहां से बातें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं। तो नेक्स्ट आता है आपके पास में लेगमेर आइसोथर्म, ठीक है, डन है भाई। अगला आता है आपके पास में लेगमेर आइसोथर्म, करेक्ट है। यहाँ से मुझे आपको बातें बतानी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो भाई कहाँ चले गए, बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है लेगमेर आइसोथर्म। ये क्या चीज है ये सुनना, ये ऐसे बोलता है, लेगमेर आइसोथर्म एक्सप्लेन करता है, सबसे पहली बात है मोनोलेयर को। तो जैसे मैंने पीछे लिखा था कहीं कि ये एक्सप्लेन करता है मोनोलेयर को, मोनोलेयर फॉर्मेशन, ये आपको समझाता है, ठीक है। एक बार बताना भाई यहाँ तक क्लियर है, यहीं हो कि कहाँ हो, प्रेजेंट हो कि नहीं, डन है। चलो आगे। पीछे वाली बातें बहुत आसान थी, हो गई होंगी आपको, डन। चलूं मैं, बढ़ूं आगे। चलो बढ़ते आगे। नोट करना, लेगमेर आइसोथर्म एक्सप्लेन करता है आपके मोनोलेयर फॉर्मेशन को, और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको समझाता है, बताती हूँ। देखो एक दो पॉइंट्स है, नोट करना। ऐसे आते हैं, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, सॉरी 1 तो हो गया मोनोलेयर फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट ऐसे आता है, ये आपको ये बोलता है कि जितनी भी साइट्स है, वो सभी लिखवाऊंगी पॉइंट्स, है ना, पहले एक बार समझा देती हूँ फिर नोट करवाऊंगी। ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ये ऐसे समझाता है आपको कि आपका सॉलिड है, उस पर गैस आके एड्सॉर्ब हो रही है, तो एड्सॉर्प्शन की सारी साइड्स इक्वली फेवरेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी साइड के लिए एड्सॉर्प्शन की ज्यादा वो है, एफिनिटी है, किसके लिए कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल साइड्स आर इक्वली फेवरेबल। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब एड्सॉर्प्शन हो गया तो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल और इनकमिंग मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे बोलो जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल है उनमें आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं रहता। हम बोलते हैं अगर मॉलिक्यूल्स जाके एड्सॉर्ब हो गए तो आफ्टर एड्सॉर्प्शन इनमें आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो ये समझाता है आपको लेगमेर आइसोथर्म, है ना। एक तो मोनोलेयर को समझाएगा, दूसरी बात है क्या बोलेगा, सारी साइड्स इक्वली फेवरेबल है। तीसरी बात है क्या बोलेगा कि जो भी एड्सॉर्ब हो गए मॉलिक्यूल उनमें आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। अब ये सब मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में नोट कराती हूँ, नोट करना आप, देखो थोड़ी लैंग्वेज है वो नोट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे लिखा आता है ये मोनोलेयर के लिए, जैसे मैंने एकदम सिंपल लिख दिया मोनोलेयर फॉर्मेशन, इसी को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए एक लैंग्वेज और यूज होती है, और वो ये फर्स्ट पॉइंट ही है कि एड्सॉर्प्शन, कभी कभी आपसे सिंपल ये भी पूछा हुआ है कि जो पोर्शुलेट से लेगमेर के वो कौन सा करेक्ट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रही हूँ। तो यहाँ पे पूछते हैं आपसे, एक लैंग्वेज आती है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड, ऑन द सॉलिड इज 1 मॉलिक्यूल थिक। देखो लैंग्वेज, इज 1 मॉलिक्यूल थिक। अब ये बात जो है 1 मॉलिक्यूल थिक और ये जो मोनोलेयर है, दोनों बातें एक ही तो है ना। कि एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड इज 1 मॉलिक्यूल थिक, इसका मतलब इट इज मोनोलेयर, बातें एक ही है, लैंग्वेज अलग है। डन। तो ये भी अपन लिख के रख लेते हैं, काम आ सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म, heat of adsorption is uniform
थ्रू आउट दी एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म है सारी ही साइड्स के लिए। इसी के लिए एक और लैंग्वेज आती है कि हीट ऑफ डेल्टा एच, या ऐसे लिखना एड्जॉर्प्शन एफिनिटी इज इक्वल फॉर ऑल साइड। कैसे भी आ सकता है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है। देन तीसरी चीज आती है कि द एड्जॉर्ब molecules has no interaction between them। जो एड्जॉर्ब हो गए उनमें आपस में कोई भी लेना देना, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। डन। एक तो ये पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लो। एक और पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। एक पॉइंट और है इसका, एक मिनट। एक पॉइंट और था, मैं आपको बताऊंगी। ये पॉइंट मेरे को अभी फिलहाल याद भी नहीं आ रहा है और मेरे को मिल भी नहीं रहा है। ये मैं आपको बताती हूँ, कल लिखवाती हूँ। एक पॉइंट और था इसके बारे में, वो भी नोट करेंगे हम लोग, है ना। फोर्थ पॉइंट और आएगा एक, वो आएगा आपके पास में कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है ना, वो भी एक लिखवाऊंगी। तो एक फोर्थ पॉइंट और रखना है यहाँ पे, एक उसी के लैंग्वेज के बारे में एक पॉइंट और आएगा। डन। अब बढ़ते हैं आगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पॉइंट लैंग्वेज के बारे में करेक्ट है। गेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और नेट में से नेट में भी कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इसका एक एक्सप्रेशन बनता है। कैसे बनता है, एक तो है कि डायरेक्ट लिखवा दूं, और एक है थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ऐसे बोलते हैं जैसे कि सॉलिड और गैस दोनों जने एड्जॉर्ब हो रहे हैं, आपके इस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेट्स से कि जीएस। डन। ये आपका के ए है, ये आपका के डी है। अगर मैं एड्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ तो एड्जॉर्प्शन के ए किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कुछ बातें हैं वो कर लेते हैं। जैसे जो वो सॉलिड है उस पर जो भी खाली जगह है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड क्या ब्लैंक जगह है जहाँ पे आपका एड्जॉर्प्शन होने वाला है। डन। अब हम ऐसे बोलते हैं दो चीजें, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड या फ्रैक्शन ऑफ खाली साइड, अनऑक्यूपाइड साइड। मेरे को बताओ फ्रैक्शन टोटल कितना होता है, फ्रैक्शन टोटल कितना होता है, 1। डन। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं जितने भी मॉलिक्यूल, मान लो कि एक मॉलिक्यूल आके यहाँ बैठ गया और एक मॉलिक्यूल आके यहाँ बैठ गया। डन। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक टर्म आती है थीटा, जिसको मेरे को लिखना है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स। ये वो फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड साइड्स का, जैसे अभी प्रेजेंटली आना चाहिए 2/, कितना है टोटल 5। ठीक है, तो ये है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड। आप मुझे बताओ अगर मुझे ये लिखना हो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड, तो उसको थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूं? सीधी बात। बोलो भाई। समझे क्या बात, समझे मेरी? अगर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड आपका थीटा है, तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड को मैं कैसे शो करूं? अरे भाई फ्रैक्शन टोटल 1 होता है, ऑक्यूपाइड साइड अगर थीटा है तो अनऑक्यूपाइड कितनी होगी, 1 माइनस थीटा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां लिखना है फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड्स, तो वो कितना निकल के आएगा, 1 माइनस थीटा। क्योंकि टोटल फ्रैक्शन तो कितना होता है 1, ऑक्यूपाइड अगर थीटा है तो एम्प्टी कितना होगा, वैकेंट कितना होगा, या अनऑक्यूपाइड कितना होगा, 1 माइनस थीटा। डन। तो मैंने बोला थीटा आपके पास में आता है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, और ये 1 माइनस थीटा आपके पास में आता है फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड। एक और चीज इसमें मुझे ऐड करनी है, और वो आता है एन, है ना। एक टर्म आएगी एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स है। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जगह है, नंबर ऑफ साइड्स एन से डिनोट कर रहे हैं हम लोग।
डन है। अब समझना देखो एक बात, अब एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो एड्सॉर्प्शन की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पहली बात नंबर ऑफ साइड्स के, कितनी साइड्स हैं, ठीक है, और इनटू में प्रेशर ऑफ गैस के, इनटू में प्रेशर ऑफ गैस के। देखो अगर ऐसे समझ लो आप कि हम लोग ना किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, है ना, आप समझना एक बार, अगर एड्सॉर्प्शन होना है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन मतलब जैसे हमको जाके बैठना है, डन है ना, कि हमको एड्सॉर्ब होना है, डन, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और हमको बैठना है वहां, तो एड्सॉर्प्शन की रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा होगा, जब वहां पे साइड्स ज्यादा होंगी, मतलब जितनी भी साइड्स हैं n, है ना, वो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स n, इनटू में क्या आना चाहिए, इनटू में आना चाहिए कितनी अनऑक्यूपाइड साइड्स है, समझ रहे हो मेरी बात, कितने लोगों को समझ में आ रही है, इट मीन्स मैं टोटल बोलती हूँ, देखो आपको समझाती हूँ, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, मेरे पास में पांच सीटें टोटल है, ठीक है, ये 5 सीट्स है, तो आप मुझे बताओ एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा होगा, जब ज्यादा खाली जगह होगी, सीधी बात, पांचों की पांचों खाली हुई तो उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, अभी एक ही खाली हुई तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, समझ पा रहे हो ना, तो एड्सॉर्प्शन का मतलब है एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा होगा, जब वेकेंट साइड ज्यादा होंगी, सीधी बात, तब मैं बोल रही हूँ वेकेंट साइड्स, क्या मैं फ्रैक्शन बोल रही हूँ, नहीं, आप तो बोल रहे हो नंबर ऑफ वेकेंट साइट, उसको तो मैंने किसी से डिनोट ही नहीं किया, नंबर ऑफ वेकेंट साइट तो मैंने डिनोट ही नहीं करी, टोटल करी है, फ्रैक्शन भी करा है, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट भी करा है, टोटल भी करा है, लेकिन सिर्फ इतनी साइड्स वेकेंट ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो मैं कैसे लिख रही हूँ कि एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ साइड्स जो कि वेकेंट हो, नंबर ऑफ वेकेंट साइट के, तो देखना कैसे निकलेगा वेकेंट साइट, टोटल इतनी सीटें हैं और खाली सीटों का फ्रैक्शन ये है, अरे ऐसे समझ लो ना कि टोटल सीटें 5 है और ये जो फ्रैक्शन आ रहा है ये 3/5 आ रहा है, समझ पा रहे हो, करेक्ट है, तो बोलेंगे 5 × 3/5, तो एक्चुअली 3 ही तो सीटें खाली है, करेक्ट है, सही तो है भाई, नहीं समझे कि खाली सीटें कितनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खाली सीटें 3 है, अब 3 लिखना डायरेक्टली आ नहीं रहा था, तो बोला टोटल कितनी है n, और वो फ्रैक्शन खाली वाले का बोला 3/5, 5 से 5 कट गया, एक्चुअली 3 क्या आ रहा है, खाली सीट है, डन, तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको, n × 1 - थीटा लिख सकते हैं, थीटा आपने बताया फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड, 1 - थीटा हुआ फ्रैक्शन ऑफ खाली, सही है, तो फ्रैक्शन ऑफ खाली इनटू टोटल, तो बचेगा क्या, खाली सीट, डन, तो आ गया 3, करेक्ट है, इट मीन इन दोनों को इनटू करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एड्सॉर्प्शन कितना होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी सीटें खाली है, बस, तो मैंने लिख दिया n × 1 - थीटा और इनटू में प्रेशर, समझे, तो ये आ रहा है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज ये आ रहा है Ka रेट कांस्टेंट, सॉरी ये आ रहा है Ra दैट इज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, डन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये हटाऊंगी तो आएगा Ka n 1 - थीटा इनटू में प्रेशर, कितने लोगों के मेरी बात समझ में आ गई बताओ, यस और नो, जल्दी बोलो एक बार, जल्दी बोलो ये बात समझ में आई या नहीं, कि एड्सॉर्प्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कितनी सीटें खाली है इनटू गैस का प्रेशर, बस कितनी सीटें खाली है वो डायरेक्टली लिखना आया नहीं, तो n × 1 - थीटा लिख दिया, और प्रेशर गैस का P है, डन, ऐसे आ गया, इस डायरेक्ट को हटाया तो Ka आ गया, करेक्ट है क्या बताओ एक बार, तो इसको बोल दिया ये हो गई पहली इक्वेशन, डन। अब आपसे मैं दूसरी चीज पूछ रही हूँ कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हटने की रेट किसके प्रोपोर्शनल है, कितनी भरी हुई है, सीधी बात, जितनी ज्यादा भरी हुई होगी उतनी ज्यादा तो हटेगी, डन, तो आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, ये समझे, आपसे पूछा रेट हटने की किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपने बोला हटने की रेट उसके प्रोपोर्शनल होगी कितनी भरी हुई है, वो हटती जाएगी, जितनी ज्यादा भरी हुई होगी उतनी ज्यादा हटेगी, डन, तो आप बोलोगे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट, डन, ऑक्यूपाइड साइट लिखते हो आप, लेकिन ये तो मेरे पास डायरेक्टली होता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, देखना, मैं इसको लिखूंगी टोटल इनटू ऑक्यूपाइड का फ्रैक्शन, वो है थीटा, ये आ गया, इट मीन्स 5 इनटू में आप बोलना चाहते हो 2/5, तो ये कट के आ गया 2, ऑक्यूपाइड साइड 2 ही तो है, वो हमें लिखना नहीं आ रहा था, तो हमने कैसे लिखा टोटल इनटू ऑक्यूपाइड का फ्रैक्शन, डन, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं n × थीटा, ये आ गया भाई, करेक्ट है, तो आप बोल दोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल्स टू Kd डिसॉर्प्शन रेट कांस्टेंट n × थीटा, ये आ गया सेकंड,
मैम प्रेशर क्यों नहीं लिखा? गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये एड्सॉर्प्शन के लिए है, डिसॉर्प्शन के लिए प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। हटेगा तो जो एड्सॉर्ब हो गया वही हटेगा ना भाई, प्रेशर का यहाँ पे रोल ही नहीं है। एड्सॉर्ब होते टाइम प्रेशर का रोल है, हटते टाइम थोड़ी ना। तो यहाँ पे प्रेशर नहीं आया, ऊपर प्रेशर आया है, समझे? वो एड्सॉर्प्शन है इसलिए ऊपर प्रेशर आया, इसमें नहीं आया। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इनको डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये आपकी दूसरी इक्वेशन और ये आई आपकी पहली इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड किया, सॉरी। अब ऐसे बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? एड्सॉर्प्शन वाली रिएक्शन, और बैकवर्ड कौन सी है? डिसॉर्प्शन। इनकी रेट बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी का मतलब क्या है कि आर ए विल बी इक्वल्स टू आर डी। डन। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ? आर ए क्या है? आर ए के ए इंटू एन, ये सारा लिख देती हूँ कि के ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी विल बी इक्वल्स टू के डी इंटू एन इंटू थीटा। समझ पाए? अब क्या कर रही हूँ देखो, एन से एन गया, डन है। अब के अपॉन के डी कर देते हैं। के, आप बताओ के अपॉन के डी क्या होता है? इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा और इंटू में पी। मुझे बताओ के अपॉन में के डी क्या कहलाता है? आज ही क्लास में बताया है भाई। व्हाट इज के अपॉन में के डी? बोलो जल्दी से एक बार, के अपॉन में के डी क्या कहलाता है? के ई क्यू। डन है, के ई क्यू कहलाता है। अब उसको चाहो तो के ई क्यू लिखो, नहीं तो सिंपल के लिख दो। तो ये लो जी फॉर्मूला तैयार। अब आपको ये सब समझ ना भी आए ना तो चलेगा, वो तो क्या है क्लास में पूरे तरीके से पढ़ाना पड़ता है, इसलिए समझाना पड़ता है, वरना ये सब आप भूल भी जाओ तो भी चल जाएगा। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फॉर्मूला बन गया के इज इक्वल्स टू, ये के ई क्यू ही है, के इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू में पी। मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज थीटा, व्हाट इज 1 माइनस थीटा और व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज के? अरे कुछ भी नहीं है। के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरीके से। डन है। थीटा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, है ना, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड। समझ गए ना? ऑक्यूपाइड साइड। प्रेशर है पी। डन। 1 माइनस थीटा को अलग से क्या डिफाइन करें? थीटा तो थीटा ही है, 1 में से माइनस कर रहे हैं। या कोई ज्यादा ही होशियार बने तो बोल देना वैकेंट साइड का फ्रैक्शन। डन। कर लोगे ना? खत्म है। बस इस पे आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, है ना, इस पे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। कैसे बनते हैं? कभी आपसे ये पूछ लेते हैं, कभी आपसे थीटा पूछ लेते हैं, कभी आपसे प्रेशर पूछ लेते हैं, इन तीन में वो घूमता रहता है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जामिनर के लिए कि के इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी। अब एक फॉर्मूला थीटा की टर्म्स में भी आ रहा है, वो देखो कैसे आएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं, इसी से बनाएंगे अपन, है ना, कि 1 अपॉन के कर दो और 1 अपॉन थीटा ऊपर हो जाएगा, थीटा नीचे हो जाएगा और प्रेशर ऊपर हो जाएगा। समझना, देखो एक बार रफली आपको एक बात समझा रही हूँ। 1 अपॉन थीटा माइनस 1 और ये प्रेशर, तो मुझे लगा 1 अपॉन के पी भेज देते हैं ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन थीटा माइनस 1, 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन के पी प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा। डन। के पी का एलसीएम ले लेते हैं, समझ पा रहे हो गया? 1 प्लस के पी इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा। बोला आप तरीके से लिख देते हैं, तरीके से लिखते ही लिखा थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। समझे? ये आ गया नया फॉर्मूला तैयार। तो अब क्या बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि नया फॉर्मूला आया तो उससे ही है ना? नहीं समझे? या तो आपको ये याद हो या आपको ये याद हो, कोई भी एक याद हो, काम चल जाएगा। ठीक है? फिर अलग अलग क्यों है? अलग नहीं है, ये सहूलियत के लिए है ना, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए है। कैसे? कभी आपको के निकालना हो तो ये लगा दो, कभी थीटा निकालना है तो इसमें इतनी मुसीबत है, अरे यही लगा दो। समझे? कभी थीटा निकालना हो डायरेक्टली लिख दो थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, इससे चल जाएगा। तो ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है ना, सहूलियत के लिए है काम, वरना फॉर्मूले दोनों एक ही है, एक ही जगह से आएंगे। समझ गए? तो करना क्या है, बस इसको 1 अपॉन कर दिया मैंने ऐसे ऐसे, और बस इसको डिवाइड वगैरह कर दिया, पी को इधर भेज दिया ऐसे ऐसे करके, और वो ले आए। समझे आप कैसे किया? बस ये आ गया। इट मीन्स लेग्मर आइसोथर्म से दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि थीटा इक्वल्स टू के पी
अपॉन 1 प्लस के पी, और एक आता है कि k इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी। डन। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन ऐसे लिखी जाती हैं। क्लियर है क्या? सभी को समझ में आया? छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको पीवाई क्यूज में बहुत मिलेंगे, गेट में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं, ये तो फेवरेट हो रखे हैं उसके। अब नहीं पूछता इनसे इतने क्वेश्चन, 2020 तक भी पूछे हैं उसने काफी, कि कभी के पूछ लिया, कभी थीटा पूछ लिया, कभी प्रेशर पूछ लिया, बस इन तीनों में पूछता रहता है वो। ये पीवाई क्यूज में मिलेंगे आपको, है ना? समझ गए ये कहाँ से आए? ये आफ्टर डेरिवेशन आए। डेरिवेशन नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट यही है बस। लैंगमेयर से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उसके पोस्टुलेट्स खत्म है, और नंबर 2 कि ये वाले फॉर्मूले, इनसे न्यूमेरिकल डन। और क्या इंपॉर्टेंट है, और 1-2 बातें यहीं से आगे जुड़ेंगी अभी, ठीक है? अब देखो, आपको एक बात बताती हूँ मैं, सुनना ध्यान से। ऐसे बोला जाता है कि मानो ये आपके पास में एक सरफेस है, डन, और एक गैस है A2, ये एड्सॉर्ब हो रही है। बोला ठीक है, एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है? बोला कैसे क्या? मतलब ऐसे हो सकता है एक तो, ठीक है, या फिर ये A2 का एड्सॉर्प्शन है ना, ये A2 का एड्सॉर्प्शन ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे, या तो A2 पूरी की पूरी ऐसे आ जाए या डिसोसिएट होके आए। तो हम बोलते हैं या तो डिसोसिएट होके आए, मतलब ये वाली जो चीज है ये डिसोसिएशन को समझा रहा है, जो गैस एड्सॉर्ब हुई है विद डिसोसिएशन हुई है, और ये वाली जो चीज है ये समझा रहा है विदाउट डिसोसिएशन। समझे? विदाउट डिसोसिएशन। लैंगमेयर में ये एक बात आ जाती है कि एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है, विद डिसोसिएशन हो रहा है या विदाउट डिसोसिएशन हो रहा है, और इससे भी आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी करवाती भी हूँ आपको, एक दो सवाल दिख रहे हैं जो आए हुए हैं, काफी बार पूछे हैं आपसे। देखो, ऐसे बोलते हैं अगर आपके पास में गैस विदाउट डिसोसिएशन जा रही है तो फॉर्मूला वही है जो अपन ने पढ़ा है। जैसे कि अपन ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? देखो, हमने ही पढ़ा है कि थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, यही है, कोई नई बात नहीं है, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये तब वैलिड है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि विदाउट डिसोसिएशन, ठीक है? जब क्वेश्चन लिख के देता है ना कि विद डिसोसिएशन, तब फॉर्मूले में थोड़ा वेरिएशन आता है। थीटा इक्वल्स टू के पी की पावर 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस के पी की पावर 1 अपॉन एन, और वेयर एन इज वॉट? वेयर एन इज एटोमिसिटी, वेयर एन इज एटोमिसिटी। एन क्या है? एटोमिसिटी ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। जैसे अभी गैस की एटोमिसिटी क्या है? 2, डायटोमिक गैस है ना, 2, एटोमिसिटी है 2। तो कई बार वो क्वेश्चन पूछता है, अभी करवाते हुए क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि बताओ करेक्ट थीटा का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि विद है डिसोसिएशन या विदाउट है। विदाउट है तो वो जो अपन ने पढ़ा है, और विद है तो ये। समझ गए क्या आता है ये? थीटा इक्वल्स टू केपी की पावर 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस केपी की पावर 1 अपॉन एन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो आप, सवाल आपसे ऐसे पूछा था, देखना, एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा हुआ है कि द लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन isotherm is given by kp upon 1 plus kp, where p is the pressure of the adsorbate gas, the Langmuir adsorption isotherm for a diatomic gas undergoing, आप तो लैंग्वेज वगैरह चेक कर लो बस, dissociative adsorption, undergoing dissociative adsorption. Option first, theta equals to kp upon 1 plus kp, ठीक है? ऑप्शन सेकंड, थीटा इक्वल्स टू 2 kp अपॉन 1 प्लस 2 kp। ऑप्शन थर्ड कि थीटा इक्वल्स टू kp स्क्वायर अपॉन 1 प्लस kp स्क्वायर। और ऑप्शन फोर्थ कि थीटा इक्वल्स टू kp
थीटा इक्वल्स टू के पी की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस के पी की पावर 1/2। बोलो कैसे है? बोलो भाई। डी ऑप्शन ऑब्वियसली डी सही है, क्योंकि डायटोमिक गैस है। बस ध्यान इस चीज का रखना कि वो 2 नहीं है, 1/2 आएगा, है ना, क्योंकि केपी की पावर 1/n, 1 प्लस केपी की पावर 1/n आता है। इट मीन n आपके पास में डायटोमिक गैस है, कहीं मेंशन था, एटोमिसिटी डायटोमिक है, और यहाँ पे मेंशन है कि डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला कौन सा होगा? केपी की पावर 1/n, 1 प्लस केपी की पावर 1/n, वेयर n इज एटोमिसिटी एंड इट इज 2। डन। अब एक बात समझना, एक और चीज है लैंगमर के बारे में, कि जिस थीटा को आप देख रहे हो उसका फॉर्मूला एक तो ये है कि केपी अपॉन 1 प्लस केपी। डन। अब इस थीटा को कुछ और भी लिखते हैं। थीटा को हम लोग v बाय वी मोनो, v बाय वी मोनो भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग v बाय वी मोनो भी लिखते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ v बाय वी मोनो, तो बताओ एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? ये v मोनो क्या है? वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, मोनोलेयर की वॉल्यूम। डन। तो v बाय वी मोनो वो तो है वॉल्यूम ऑफ गैस एड्सॉर्ब एट सम प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये है वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। डन। तो आपको वी बाय वी मोनो भी कहते हैं, तो थीटा की जगह वो रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? थीटा की जगह रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा वी बाय वी मोनो इज इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। अब रीअरेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे वी मोनो अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 प्लस के पी बाई के पी, उल्टा कर दिया, तो आ गया वी मोनो अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के पी प्लस 1। डन। अब क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी मोनो इंटू के पी प्लस 1 अपॉन वी मोनो, और इस पे ग्राफ पूछ लेते हैं। इस पे आपसे ग्राफ आ जाता है, देखो इस चीज से आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है ना। बस हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। इस चीज पे आपसे ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ये भी एक पॉइंट है लैंगमर का। इस पे आपसे ग्राफ आ जाता है कि 1 अपॉन वी और 1 अपॉन वी मोनोस के बीच में ग्राफ खिंच गया, और पूछ लिया कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, बता दोगे आप, हो जाएगा ना। फिर जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से आ गया, मान लो 1 अपॉन वी और 1 अपॉन आपसे पूछ लिया वी मोनो, इसके बीच में ग्राफ है, तो बताओ क्या होगा? तो y है, ये आपके पास में x है ना, आप सारा सॉल्व कर लोगे। m भी आपको पता है, इंटरसेप्ट भी पता है, स्लोप भी पता है, हो जाएगा ना। न्यूमेरिकल भी आ जाता है यहाँ से छोटा मोटा, और ग्राफ भी आ जाता है, कर लोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे कल, कोई टेंशन नहीं है। ऑल दो कल नया चैप्टर है शायद प्लानर में, बट पहले इसको पूरा करूंगी फिर आगे चलूंगी, ठीक है? ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आई हो आज की क्लास, है ना, ठीक ठीक लगी हो, सही समझ में आ गया हो सब कुछ। थोड़ा सा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से समझ लेना, क्या क्या मैंने बोला है, किस बात पे कहा, क्या समझाया आपको। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। PYQs भी आप अपनी साइड से डन करना, जैसे मैं पढ़ा लूँ पूरा, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये कौन सी पीपीटी लगा दी? एक सेकेंड जी, डन, है ना। फिर मिलेंगे अपन कल, यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। बस आज जो बातें बताई हैं प्लीज आप कल पढ़ के आओगे, है ना। बस इंपॉर्टेंट है, सर्विस में जो पढ़ा रही हूँ बस उतना ही काम का है, ठीक है। कितने लेक्चर हैं इस चैप्टर के? वैसे तो एक ही था, एक ही सफिशियंट है, बट एक में पूरा नहीं हुआ, तो कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो बस 2 लेक्चर्स मैक्सिमम इसके, आज का हो गया और कल, ठीक है। बस फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जितना है सब इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, सबसे सवाल आए हुए हैं। लैंगमार्क पढ़ रहे हो उससे भी आया है, फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन के डिफरेंस पे भी क्वेश्चन है, सब पे क्वेश्चन है, ग्राफ पे भी है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है, सब पे क्वेश्चन है। ये जो लास्ट में पढ़ा है आपने थीटा इक्वल्स टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी, उस पे भी क्वेश्चन है, सब में है। ये वी मोनो और ये जो ग्राफ बनाया था इस पे भी ग्राफ आया हुआ है, सबके क्वेश्चन हैं।
PYQ में सब पूछा हुआ है, ठीक है। जो भी पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंट सारा है, बस आप पढ़ते रहो, उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, सफिशिएंट होगा वो आप पढ़ लो बस, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं कल, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।